Assalamu alaikum, dear class 8 students. I am teacher Wakar Yasin from UPS Tarkapora. Dear students, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा था ज्योग्राफी से, और हमारा जो मेजर टॉपिक था इस लेसन का वो था लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और आज हम इस लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके बाकी जो सब टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेसन। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन पे हम पहुँचे थे। प्यारे बच्चों, मेजर फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं वो हैं नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट। ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसी रहेगी। इसमें नेचर ऑफ पेरेंट रॉक जिस पे सॉइल जो है ये इसकी फॉर्मेशन होती है, बनती है, और क्लाइमेट कैसा है उस जगह का, इस पे भी डिपेंड करती है सॉइल फॉर्मेशन। बाकी जो फैक्टर्स हैं जो इस सॉइल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं वो हैं टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। टोपोग्राफी हो गया, जो एरिया है वो कैसा है, माउंटेनियस है, प्लेटो लाइक लैंड है, कोस्टल एरिया है, तो ये होती है टोपोग्राफी। ये डिपेंड करेगा इस टोपोग्राफी पे कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगी। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल इस सॉइल में पाया जाता है तो इस पे भी डिपेंड करेगा सॉइल की फॉर्मेशन। और जो लास्ट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है टाइम। कितना टाइम लगता है सॉइल को बनने में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी सॉइल के साथ एक और जो टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा है, फिनोमेनन जुड़ा है, वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन हम किसे कहेंगे, जब अपर लेयर जो है सॉइल की, ऊपरी परत जो है सॉइल की, वो डिस्प्लेस हो जाए अपनी जगह से, इन्हें हट जाए। इसे एक तरह से हम सॉइल डिग्रेडेशन भी कह सकते हैं, यानी कि सॉइल का ख़राब होना। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, और इसके लिए कुछ एजेंट्स इन्वॉल्व हैं जिन्हें हम इरोजिव एजेंट्स कहते हैं, जो सॉइल इरोजन का बायस बनते हैं। ये हैं वाटर, आइस, स्नो, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इनसे सॉइल इरोजन हो सकता है। वाटर से कैसे होगा, जब पानी का बहाव तेज़ हो ज़मीन के ऊपर तो उससे सॉइल इरोजन होता है, ज़मीन कट जाती है, इससे सॉइल इरोजन होता है। आइस शीट्स, जो बड़े बड़े आइस शीट्स हैं ग्लेशियर्स की सूरत में, वो जब मूव करते हैं ज़मीन के ऊपर तो उससे ज़मीन जो है उसका ऊपर का वाला हिस्सा जिसे हम सॉइल कहते हैं वो कट जाती है, इससे सॉइल इरोजन होता है। स्नो से भी और एयर से भी इसी तरह से सॉइल इरोजन होता है। जब हवा तेज़ चलती है इन द फॉर्म ऑफ विंड तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। और ह्यूमन से जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगी, पेड़ों का कटाव होगा ह्यूमंस की तरफ से, इंसानों की तरफ से, उससे भी सॉइल इरोजन हो जाता है। एनिमल्स जब ओवर ग्रेजिंग करते हैं किसी जगह, घास ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से जो घास जिसने ज़मीन को पकड़ा हुआ होता है वो लूज़ हो जाती है वो ज़मीन वहाँ, और इस वजह से वहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाता है। जो सॉइल है वो जो है वो कट जाती है और सॉइल इरोजन हो जाता है। सॉइल डिग्रेडेशन भी इसे हम कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। वाटर रिसोर्सेज। प्यारे बच्चों, वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, एक ऐसा कुदरती वसाइल है जो रिन्यू होता है खुद ब खुद या क्विक टाइम में फिर से बन जाता है। और ज़मीन का 3/4 हिस्सा जो है, अर्थ का जो सरफेस का जो 3/4 हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ है। अर्थ को हम इसी वजह से वाटर प्लेनेट भी कहते हैं। वाटर का इस्तेमाल, पानी का हम इस्तेमाल करते हैं अपने हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में, हर जगह और हर पर्पज़ के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पानी को हम नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं इसको घटा सकते हैं। ये इसका जो वॉल्यूम है, क्वांटिटी है दुनिया में, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है। और आपने वाटर साइकिल भी पिछली क्लास में पढ़ा है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे बारिश होती है और पानी जो है फिर से जो है वॉल्यूम इसका बराबर हो जाता है। जैसे बारिश कैसे होती है, वो वाटर साइकिल के ज़रिए हमने पढ़ा है कि सूरज की किरणें जब, तेज़ किरणें जब पड़ती हैं समुद्रों पे, नदी नालों पे, दरियाओं पे, तो उससे भाप बन जाती है, और भाप जो है ऊपर चली जाती है, उससे क्लाउड्स बनते हैं, और यही क्लाउड्स फिर बारिश लाते हैं, स्नोफॉल होता है, और बाकी इस तरह के फिनोमेना होते हैं जिससे कि वाटर साइकिल जो है वजूद में आता है। और आगे बढ़ते हैं तो हम समझेंगे कि इस वाटर रिसोर्स को हम कैसे कंज़र्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। इनमें से कुछ मेजर जो हैं वो हैं एफॉरेस्टेशन, ये पहला तरीका है जिससे हम वाटर को बचा सकते हैं। एफॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन दो अपोजिट टर्म्स हैं। एफॉरेस्टेशन
जो है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं, और डिफॉरेस्टेशन का उलट है जिसमें हम पेड़ काटते हैं। बेदरीक जब कटाई हो पेड़ों की, जंगलात की, तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। एफॉरेस्टेशन से क्या होगा, इससे फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और जो बाकी वेजिटेशन हम लगा सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, हर्ब, श्रब्स लगाते हैं, जिससे कि सरफेस पे जो पानी जो है इसका रन ऑफ होता है, ये बह जाता है, और ज़मीन का कटाव भी होता है, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। हमने अभी भी पढ़ा था। इससे ये सरफेस रन ऑफ का जो मसला है वो भी हल हो जाता है। दूसरा तरीका जो है वो है रिप्लेसिंग अंडरग्राउंड वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पानी जो है, जो हमें हासिल होता है बारिश से, इसको हम जमा कर सकते हैं, और अंडरग्राउंड वाटर जो है, जो अंडरग्राउंड जो पानी है मौजूद है हमारे पास ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे, जिसे हम ट्यूबवेल के ज़रिए से, वेल्स के ज़रिए से, कुओं के ज़रिए से हासिल करते हैं, इसको हम फिर से, इसका लेवल फिर से उसी लेवल पे ला सकते हैं जब हम रेन वाटर को बचाएं। तो ये एक और तरीका है जिससे हम पानी को बचा सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग जिससे हो सकते हैं। तीसरा तरीका है रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर इन इरिगेशन एंड शिफ्टिंग टू लेस वाटर एग्रीकल्चर। यानी इरिगेशन जब हम करें अपने फील्ड्स को, जब हम इरिगेट करते हैं, उस वक्त भी लॉस ऑफ वाटर होता है, इसको हमें रोकना है। और जो एग्रीकल्चर इस चीज़ पे डिपेंड है कि उसमें पानी कम लगता हो, यानी ऐसा कोई ऐसी कोई फसल है जिनमें पानी की ज़रूरत कम पड़ती हो, ऐसे एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ जिस एग्रीकल्चर में हमें पानी की ज़रूरत कम हो। तो इस तरह से भी हम पानी बचा सकते हैं। चौथा तरीका है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स फॉर इरीगेशन। अपने फील्ड्स को पानी देने के लिए हम नहरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनाल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम पानी को बचा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो अभी अभी हमने पढ़ा, एक ऐसी टेक्निक है प्यारे बच्चों जिसमें हम पानी को जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और उसको स्टोर करते हैं नेचुरल रिजर्वायर्स में और टैंक्स में, और उसको बचा के रखा जाता है। और हम इसको इन्फिल्ट्रेशन के ज़रिए से सब सरफेस एक्वीफायर्स में भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि सरफेस पे जो पानी है रेन की सूरत में जब ये गिरता है तो वो रन ऑफ ना हो जाए, वो बह ना जाए। इससे पहले कि वो बहे, हम उसको इन्फिल्ट्रेट करते हैं और सब सरफेस एक्वीफायर्स में उसको जमा कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बायोस्फीयर। प्यारे बच्चों, बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर मौजूद हो, और ये तीनों आपस में इंटरेक्ट करते हों, और यही वो जोन है जहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है। इसी जोन में लाइफ एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि तीनों जो कंपोनेंट्स हैं जिससे कि ज़िंदगी जो है मुमकिन है वो इसमें मौजूद होते हैं, और वो हैं एटमॉस्फेयर जैसे एयर, लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, ये तीनों मौजूद होते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंट्रैक्शन से बनता है। जब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे पर डिपेंड भी करते हैं, और ये इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल और केमिकल इन्वायरमेंट के साथ जिसमें ये रहते हैं, इससे क्या होता है इकोसिस्टम से, इससे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एंड मटेरियल्स का भी ट्रांसफ़र इससे हो जाता है। अब हम आते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को, यानी जंगली जानवरों को हम कैसे बचा सकते हैं। पहला तरीका है स्टॉप पॉचिंग ऑफ एनिमल्स। जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको शिकार जो है किया जाता है, स्मगल किया जाता है, इसको रोकना है, जिससे हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जा सकते हैं, लोगों को जो है जानकारी दी जा सकती है फॉरेस्ट्री के बारे में, दैट इज़ सोशल फॉरेस्ट्री। सॉइल फॉरेस्ट्री नहीं है यहाँ पर, यह असल में सोशल फॉरेस्ट्री है, SOCIAL, सोशल फॉरेस्ट्री है ये। तो सोशल फॉरेस्ट्री को हम बढ़ावा दे सकते हैं कि लोग अपने आसपास जंगल के जो पेड़ हैं, किस्में हैं, जंगलात में जो पेड़ों की किस्में, उसको लगाएं आसपास, जिससे कि सोशल फॉरेस्ट्री हम कह सकते हैं। और इसको हम सोशल फॉरेस्ट्री को हम एनकरेज कर सकते हैं लोगों में, जिससे कि जंगलात का जो कटाव हो रहा है, बेदरे कटाव हो रहा है, तो वो रोका जा सके, और हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ रहे। वन महोत्सव को भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। वन महोत्सव एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम, वन मतलब जंगल, ठीक है,
जंगलात, इसके लिए एक फेस्टिवल मनाया जा सकता है जिससे कि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो जंगलों का तहफ़्फ़ुज़ करें। ठीक है। तीसरा तरीका जो है वो है स्कूल चिल्ड्रन जो है इनको एनकरेज किया जाना चाहिए बर्ड वॉचिंग के लिए। जानवर जो परिंदे हैं अलग-अलग किस्म की, इनको बच्चों को हम एनकरेज कर सकते हैं स्कूल चिल्ड्रंस को कि वो बर्ड वॉचिंग जो है किया करें, जिससे कि इनको वाइल्ड लाइफ के बारे में जो है जानकारी भी मिलेगी और इनको इनसे लगाव भी बढ़ेगा, जिससे कि हम इनको बचा सकते हैं। चौथा तरीका है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। जहाँ-जहाँ हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई है, इनको प्रोटेक्ट करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहेंगे? एक ऐसी एक पार्क एक तरह की होती है, एक नेशनल पार्क, एक नेचुरल पार्क, जहाँ पर हमने उन वाइल्ड एनिमल्स को रखा होता है या उन वाइल्ड लाइफ एनिमल्स स्पीशीज़ को रखा होता है जिनको खतरा है एक्सटिंक्शन का, या वो इस खतरे में हैं कि वो एंडेंजर्ड हैं। ठीक है। ऐसी स्पीशीज़ को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में रखते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पांचवा और आखिरी तरीका है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है इस्टेब्लिश किया गया है, जिसे हम साइट्स कहते हैं। इसके बारे में भी लोगों में जानकारी दी जानी चाहिए और इससे भी हम वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को बचा सकते हैं। और सिक्स्थ एक और जो तरीका है, स्ट्रैटेजी है वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्स को, नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने का, वह है कि ये हर एक सिटीज़न का ड्यूटी जो है होनी चाहिए कि वो प्लांट्स को कंज़र्व करे, बचाए और जो भी जानवरों की किस्में हैं उनको कंज़र्व करे। ये हर एक सिटीज़न की ड्यूटी बना देनी चाहिए, जिससे कि हम जानवरों को और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लांट्स हैं इनको हम बचा सकें। अब हम कुछ इवैल्यूएशन का काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट ए, लैंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, बोथ ए एंड बी, नन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लैंड इज मेड अप ऑफ रॉक्स एज वेल एज मिनरल्स, दैट इज पार्ट सी इसका आंसर है, बोथ ए एंड बी। फिर पार्ट बी है फैक्टर्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट किस वजह से होती है या हो रही है अभी? पार्ट ए है ग्रोइंग पॉपुलेशन, पार्ट बी सॉइल प्रिजर्वेशन, पार्ट सी यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड पार्ट डी इज नन। इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? आंसर बताइए। ग्रोइंग पॉपुलेशन। जब आबादी बढ़ रही है लगातार, इससे क्या हो रहा है कि लोग उन एरियाज़ में भी मकान बना रहे हैं, रिहाइश पजीर हो रहे हैं जहाँ पर जंगलात पहले थे। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है फॉरेस्ट्स की। पार्ट सी है, पार्ट सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अभी हमने लेक्चर में पढ़ा कि इनमें से एक फैक्टर है जो जिससे सॉइल फॉर्मेशन नहीं होती है, वो कौन सा फैक्टर है? पार्ट ए है टाइम, पार्ट बी है फॉर्म टेक्सचर, पार्ट सी है ऑर्गेनिक मैटर एंड पार्ट डी इज ऑल। ये सभी हैं। तो टाइम भी हमने पढ़ा, ऑर्गेनिक मैटर पढ़ा था, ऑल तो इसका आंसर नहीं है, तीनों ये नहीं है। तो इसका आंसर है पार्ट बी, फॉर्म टेक्सचर। फिर पार्ट डी, क्वेश्चन पार्ट वन का पार्ट डी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। यानी ढलान वाली जगहों पर किस तरह से हम सॉइल इरोजन को चेक कर सकते हैं? पार्ट ए है शेल्टर बेल्ट्स, पार्ट बी इज मल्चिंग, पार्ट सी इज टेरेस कल्टिवेशन एंड पार्ट डी इज गार्डनिंग। पार्ट डी जो है गार्डनिंग है। ठीक है। तो इसका आंसर है टेरेस कल्टिवेशन, या स्टेप बाय स्टेप जो हम खेत बनाते हैं सीढ़ियों की तरह, इससे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, चेक कर सकते हैं। पार्ट ई है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम नेचर को कंजर्व नहीं कर सकते हैं। पार्ट ए है स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, पार्ट बी क्लोज द टेप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, पार्ट सी है आस्क फॉर पॉलीपैक्स पॉलीथीन आफ्टर शॉपिंग, पार्ट डी इज ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है जब हम शॉपिंग करते हैं और फिर पॉलीपैक्स या पॉलीथीन हम मांगते हैं, तो जो कि बिल्कुल हमारी सेहत के लिए भी मुज़िर है और जो हमारा एनवायरनमेंट है इसके लिए भी ये बिल्कुल नुकसानदेह है। तो इसका आंसर है पार्ट सी, आस्क फॉर पॉलीपैक्स पॉलीथीन आफ्टर शॉपिंग। जब हम शॉपिंग करते हैं तो उसके बाद हम पॉलीथीन्स में चीज़ें लाते हैं, जो बिल्कुल गलत है, गलत प्रैक्टिस है, हमारी अपनी सेहत भी इससे ख़राब हो जाती है और जो इन्वायरमेंट है इससे भी, इसको भी नुकसान पहुंचता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, वीडियो लेक्चर। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे और जो हमने वैल्यूएशन की ये भी आपने नोट डाउन कर ली होगी। आज के लिए इतना ही।
अल्लाह हाफ़िज़।